पे सुनो, चलो इधर सुनो। हाँ चलो इधर देखो, मैंने तुम लोगों को एक इक्वेशन बताई है जिसके थ्रू आपको जैसे इक्वेशन आपको ड्राइव करनी बताऊँ, एग्जाम्पल की इक्वेशन भी कैसे बनती है। हाँ इसका यूज बताऊँ, वही मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल इसी बेस पे बोल रहा हूँ। तो एग्जाम्पल अगर जानना है तो इसका दो करते कैसे हैं समझो। मान लो कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। तो कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है कि आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पर एक यहाँ पर है। लेट इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। आप चाहो तो इनको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक जैसे ये कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, 1,2 ठीक है। चलो 1,2 ले लेते हैं इसका। ये वाला बताओ क्या लूं, 4,5 चलो 4,5 ले ली, ठीक है। अब मेरे पास ये एक लाइन की इक्वेशन बनाई जा सकती है 4,5 और 1,2 के बेसिस पर। तो अब ये लाइन की इक्वेशन बनेगी कैसे, y माइनस y1, y1 का कोऑर्डिनेट है 2 इक्वल्स टू y2 यानी 5 माइनस ये कितना है 2, तो y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस x1। अब ये हो गया 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया x माइनस 1 और y माइनस 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस y को चले जाता हूँ तो ये रहेगा x माइनस वाई माइनस 2, इधर ले आता हूँ इसको तो माइनस 1, और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन तो होगी लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि मैं यहाँ पे कोई एक लाइन बना सकता हूँ जिसकी लाइन की इक्वेशन, इस लाइन को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा बस इस इक्वेशन के द्वारा किया होगा। अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना आया है, इस लाइन का स्लोप आया है 1, मतलब ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका 1 आया। हाँ जिसका 1 आता, 2 3 आएगा तो वो चेंजेबल होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकता, ठीक है। मालूम है क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा तभी हो सकती है जब दोनों की वैल्यूज इक्वल हो, यानी स्लोप 1 हो, ठीक है। तो इतनी चीज हमारी, अब ये तुमने क्या होगा 9th या 8th क्लास के मैथमेटिक्स में, ठीक है, जिसमें आपके पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, आप एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हो। हाँ तुमने लाइन कोऑर्डिनेट सही बोले थे, ठीक है। अब जैसे ये कोऑर्डिनेट तुमने बोले थे 4,5 और 1,2। अब मैं चाहूँ तो इसको स्लोप भी देखूं तो कैसे निकलेगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1, m इक्वल्स टू 1। या फिर मैं ये कह सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू 10 थीटा, और थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 10 में 1 कहाँ पर होता है 45 पर लाइन होता है, तो इसी वजह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी 45 पर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप भी निकाल सकते हो या फिर किसी भी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो जो कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट से पास हो रही हो, ठीक है। या तो इक्वेशन निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है एक स्लोप से। बात समझ आ गई, तो इतना याद रखना, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे करना क्या है देखो, अब जैसे मैं आपको स्लोप निकालना समझ आ गया, अब मुझे बताना है, दो ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों का बताना स्लोप क्या क्या होगा। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, एक लाइन तो ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। मुझे फर्स्ट लाइन का स्लोप बताओ और सेकंड लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा, कौन बताएगा, इन दोनों लाइन के स्लोप क्या क्या होंगे। फर्स्ट लाइन का स्लोप बताओ कोई भी। ये तो भैया x के पैरेलल है, तो फिर इससे क्या फायदा है। स्लोप बताओ। अरे तुम लोग इतना कंफ्यूज हो क्यों रहे हो, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, इसका कोऑर्डिनेट यही रहेगा बस एक, और कोई कोऑर्डिनेट है नहीं है। सिर्फ तुम्हें y1 तो पता होगा, और x1 के नाम पे वो 0 है, क्योंकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट या इंटरसेप्ट नहीं होता। y2 कहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो y2 0, y1 y1, x2 और x1 है कहीं भी, ये हमेशा 0 रहने वाले हैं। तो ये हो गया m इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्लोप कैसा हो गया इन्फिनिटी। तो x एक्सिस के पैरेलल जो भी होगी उसका स्लोप कितना होता है हमेशा इन्फिनिटी, ठीक है। और जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका कितना होगा, देखो नहीं 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 नहीं, तो वो 0 हो गया ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, क्योंकि इस पे y एक्सिस नहीं होगी, जो y एक्सिस के पैरेलल है इसमें कोऑर्डिनेट x का ही तो होगा, y का कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, तो y का कोऑर्डिनेट नहीं होगा मतलब 0 अपॉन कोई फाइनाइट वैल्यू, तो कितना आएगा, तो इसी वजह से जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0, और जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका इन्फिनिटी, ठीक है। बात समझ आई, तुम्हारी तो क्यों ठीक हो गई मतलब, अच्छा
बात समझ आई यहाँ तक? जी सर। क्लियर हुई? ओके। सब कुछ समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट तो बताओ, नहीं है? चलो अब यहाँ पर आगे करना क्या है, अब आपको समझाता हूँ ग्राफ, बेसिक जो आप पढ़ते हो, ठीक है? टेस्ट लो इस चैप्टर का। टेस्ट अब होने ही वाला है, तुम लोगों के चैप्टर खत्म होने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं एक्चुअली पोजीशन टाइम ग्राफ, जो आपको स्पीड के बारे में बात करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं लेता हूँ ग्राफ पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। किसका? हाँ तो वो बनाना तो सिखा दूँ भाई, तुम्हारे क्वेश्चन भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो यही है, यहाँ से समझ में आ जाएंगे तुम्हें पूरे। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब आपको सिर्फ डिस्टेंस लेनी है एक एक्सिस पर और टाइम लेना है एक एक्सिस पर। टाइम हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ रहेगी, वाई एक्सिस पर। जब भी आप स्लोप बनाओगे तो स्लोप का मतलब होता है वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हमेशा स्लोप बताएगा आपका वाई अपॉन एक्स या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि स्लोप हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप हमेशा स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कोई भी लाइन या कर्व बनाते हो वो हमेशा स्पीड कर्व होगा, ठीक है? अब इधर देखो, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप नहीं पूछना मैं, रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। देखो डिस्टेंस मान लो 5 मीटर थी, 5 मीटर ही रहने वाली है चाहे टाइम कितना भी बढ़ा लो, तो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है? हाँ अब ये भी हुआ। और दूसरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पर डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा ही नहीं, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है? बात समझ रही? तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो किस में है, रेस्ट में, ठीक है? और जबकि ये वाला किस में, कहीं भी नहीं है, ठीक? तो अगर आपसे पूछे रिप्रेजेंट अ ग्राफ, या 4 ऑप्शन बना के देता है, फाइंड आउट व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, तो जहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, ठीक है? अब आपको बाकी तो पता ही है, अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन जिसके स्लोप में कोई चेंज ना आए लगातार, वो हमेशा कौन सा होता है, यूनिफॉर्म। स्लोप में चेंज ना आए, और स्लोप में चेंज हमेशा उसी केस में नहीं आता जब एंगल थीटा इक्वल टू कितना होता है, 45 डिग्री, तो ये हो रहा था यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बात करूं ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है, ये वाला या फिर इस तरह से है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तुम लोगों को ये तो मैं बता ही चुका हूं, खैर कोई डाउट? तो ये हो गया डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। क्या यूट्यूब कौन में आया था? ये एक वीडियो शेयरिंग ऐप थी जो कि एक यूट्यूब बन गया बाद में। बात यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अरे मैं इसकी पूछ रहा हूँ, ये समझ आ गया इंस्टाग्राम छोड़ो भैया पहले। अच्छा पर क्या बताऊँ, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब क्या कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अच्छा ये बताओ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बताऊं कैसे होता है, ये बता चुका हूं पहले ही मैं। अरे इधर इधर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होती है तो वो यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। पता है ना ये चीज? चलो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करना है आपको, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट। अरे इधर देखो, इस पे बताओ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, इधर पढ़ाई इधर भी कर लो। डिस्प्ले ऑब्जेक्ट नॉर्मल प्राइस लगाएंगे, पीस प्राइस इधर देखो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर क्या आप ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन शो कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में शो कर सकते हो इस ग्राफ पर, टाइम ग्राफ में?
हम फिर से हम्म, मतलब पाई के x की पैरेलल ये डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तब हो गया। अगर ये ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। मान लो 5 मीटर था, 5 मीटर ही रहने वाला है, तो क्या फिर इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में माना जाएगा? नहीं कह सकते हैं इस चीज को? क्यों? भैया 0 होगा डिस्प्लेसमेंट जब होगा रेस्ट पर। ये कैसे कह सकते हो? मान लो कि मैंने बोला कि एक टाइम के बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे से स्टार्ट हुआ, 2 सेकंड बाद अपनी पोजीशन में लौट के आ गया, तो क्या ये रेस्ट में होगा? तो तुमने तो बोला 0 कर दो तो हो रहेगा, तो गलत ही हुआ ना। और बात आती है 5 मीटर की, तो 5 मीटर हो सकता है रेस्ट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, ए पोजीशन से स्टार्ट किया, ये 5 मीटर की दूरी पर है, ये भी 5 मीटर की दूरी पर है, ये भी 5 मीटर की दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ पहले यहाँ था, फिर चल के वो यहाँ आ गया, आपने जब उसे ऑब्जर्व किया यहाँ से यहाँ आ गया, क्या उसकी पोजीशन में चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट तो तब भी सेम था, तो क्या ये रेस्ट में है? तो देखो हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर कभी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन डिफाइन नहीं होती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके एक ऐसा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में शो नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो अब बात समझ आ गई, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर आप बात करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड थी और एक एवरेज स्पीड थी, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी की अगर बात करूं तो वेलोसिटी क्या था? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एक टर्म और आता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। बताओ क्या बताना? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा? यूनिफॉर्म में एक्सेल इंटरवल तो ये यूनिफॉर्म है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। मैं इसको यूनिफॉर्म बोल दूंगा लेकिन कांस्टेंट ही बोलूंगा। भैया यूनिफॉर्म को कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट को यूनिफॉर्म। मतलब ये टिपेंद्र है, ये टिपेंद्र का भाई है, टिपेंद्र का भाई नहीं हो सकता, टिपेंद्र का भाई हो सकता है, मतलब ये कौन सी बात है? बताओ डिफरेंस बताओ, ये कोई लॉजिक नहीं है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बताओ मनीष, अभी आपको कोई आइडिया है? वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस है? नहीं, देखो एक्चुअली जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट हमेशा डिफाइन जरा समझ लो। देखो कांस्टेंट की अगर बात करूं तो कांस्टेंट का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पर मोशन करता है, ठीक है, लीनियर पाथ पर इसकी डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होती हैं, डायरेक्शन हमेशा सेम रहने वाली है, ठीक है। लीनियर पाथ पर डायरेक्शन में चेंज कोई नहीं आएगा, तब ये वेलोसिटी कहलाती है कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लीनियर पाथ पर मोशन करता है और उसकी डायरेक्शंस में कोई चेंज ना आए, तब उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सर्कुलर पॉइंट पर, सर्कुलर में इसकी वेलोसिटी क्या रखी जा सकती है? कांस्टेंट रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। तब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, अगर कांस्टेंट रेट है, तो वो कहलाएगी आपकी कौन सी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज नोन एज यूनिफॉर्म, ठीक है। और जहाँ पे कांस्टेंट होगा वहां पे डायरेक्शन भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जहाँ पे चेंजेबल है वो यूनिफॉर्म होगी और जहाँ पे कांस्टेंट है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म ना होके या एक ही डायरेक्शन में रहता है वो कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट? बताओ जल्दी से। तो फिर ये कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है। हाँ, हम अभी तक हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक बेसिक अगर देखा ना, यूनिफॉर्म तो बहुत मुश्किल होती है सर्कुलर मोशन है बहुत मुश्किल है, या फिर तो मैं बोलूँ कि एक ऐसे पाथ में मोशन करो जहाँ पे लगातार आपकी
तो आपकी ये कांस्टेंट है, मोड़ने के लिए उसने वो बदली तो ये डायरेक्शन यूनिफॉर्म में स्पीड चला में गया। कम करनी तो पड़ेगी फिर ये देखो, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होते हैं। स्पीड तुम्हारा डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इधर समझ आ गया पूरा? क्लियर हुई यहाँ तक की बात? बाल आएंगे नहीं आएंगे इधर वह भी आपको समझ आ गया यहाँ तक? वैसे बोले एडा सिंगल तो सेडा लागेगा पक्का? चलो तो फिर बाल सेडा फिर बाल आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है, इधर देखो। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास कोई ग्राफ है, क्यों बोल रही है अभी तक आपने जो ग्राफ पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब बनाता हूँ नेक्स्ट टाइम एंड वेलोसिटी। ये खुद को मैं कर ली ठीक है, अब वेलोसिटी और टाइम की अगर बात करूं तो इधर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की अगर बात करूं तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पर आप हमेशा एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करोगे और एक नॉन यूनिफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा क्या देगा? एक्सेलरेशन तो दोनों है, लेकिन ये यूनिफॉर्म हो गया और ये नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करूं तो ये कौन सा एक्सेलरेशन बताएगा? अबे जीरो एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन है। इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो आपको पता है dv/dt फॉर्मूला होता है, यानी कि v2 माइनस v1/t2 माइनस t1। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट सेम हो गए, हाँ दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, जबकि टाइम का कोऑर्डिनेट तो चल मान लो चेंज है, ये दोनों सेम है, तो हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई चेंज आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर है चीज? चलो ग्राफ तो आप लोगों को पहले ही पढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, अब एक ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। ठीक, पहले भी करा चुका काफी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन और ये रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से आपको ये पता करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा जीरो से बी पॉइंट तक आने में, जीरो से बी तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? जीरो, बिल्कुल, क्योंकि जहां से आप स्टार्ट करो उसी एक्सिस पर आ गए। अगर एक्सिस सेम हो जाती है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितनी होगी तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस बताओ कैसे निकलेगी? एरिया, एरिया, ये सारा एरिया निकाल दोगे आप तो ये क्या आएगी? डिस्टेंस। देखो एरिया से कैसे आ सकती है तो मैं बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि आपको पता है कि हम ऐसे कह सकते हैं, देखो तुम लोगों ने पढ़ा भी तो नहीं वो टर्म, चलो अभी मैं बताता हूँ, कोशिश करना थोड़ा समझने का। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, या फिर d/dt को मैंने बाहर लिखा और v की वैल्यू क्या होती है? dx/dt। यहाँ पे x क्या होता है? डिस्टेंस, a क्या है? एक्सेलरेशन। इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं दो बार ही तो डिफरेंशियल होगा। अगर मैं डिस्टेंस का दो बार डिफरेंशियल करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। पढ़ चुके आप लोग? तो कितनी बार इंटीग्रेशन किया जाए जिससे कि आप एक्सेलरेशन से डिस्टेंस पे पहुंच जाओ? दो बार। जब दो बार इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसको कहते हैं एरिया इंटीग्रेशन। जब एक बार करते हैं तो उसे कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन, और अब तीन बार करते हैं तो उसको कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। क्योंकि मालूम है कैसे? मीटर और मीटर, तो कितना हो गया? मीटर क्यूब। तीन बार करके जाएंगे, जैसे आप दो बार वॉल्यूम पर और भी क्वांटिटी होती है, वो आगे आगे सीखो। दो बार करोगे तो एरिया पर और एक बार करोगे तो मीटर पर। जब मैं कह रहा हूं कि एक्सीलरेशन ग्राफ से अगर आप डिस्टेंस पर जाना चाहते हो तो दो बार क्या कर दो? इंटीग्रेशन, यानी एरिया निकाल दो वहां पर। तो इसी वजह से जब एरिया निकालोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे एरिया निकालना हूँ। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर हुआ? चीज समझ आ रही है? और दूसरा तरीका ये भी है, अरे बस ये खत्म करते हैं। दूसरा तरीका ये है समझने का यहाँ पे कि डिस्टेंस कैसे निकल के आएगी। तुम्हें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कह सकता हूँ। डिस्टेंस का मतलब हो रहेगा डिस्टेंस ना गिवन डायरेक्शन, और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो रहेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर कोई एक रेक्टेंगल है, इस पर एक एक्सिस टाइम की है, एक एक्सिस
वेलोसिटी की। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या देगा ये? एरिया। एरिया तो देगा, लेंथ इनटू हाइट। जब लेंथ इनटू हाइट करोगे तो हमेशा एरिया देगा। तो वेलोसिटी जो वाली एक्सिस है, ठीक है। अरे इधर ये क्या है? वेलोसिटी, और ये क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा आपको? हमेशा डिस्टेंस। और ये क्या दे रहा है? एरिया। तो दो तरीके से समझ सकते हो, एरिया हमेशा तब निकलता है, एरिया से हम या तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हो, या फिर इस तरीके से कह सकते हो। तुमने अभी तक ये वाला मेथड पढ़ा है, तो इस तरह से कह सकते हो कि जब हम वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एरिया देता है, और एरिया किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के। इसी वजह से हमेशा डिस्टेंस हमेशा निकालने के लिए आप हमेशा क्या निकालोगे? एरिया निकाल। बस में रही? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो, आज के इतना ही होगा। अरे एक क्वेश्चन कर दो, इजी है, क्योंकि फिर मैं कल डेरिवेशन कराऊंगा जो तुमने 9th में पढ़े थे ना। 9th में जो क्वेश्चन करे थे कल, हाँ तुमने 9th में जो डेरिवेशन कराए थे मैं 3 बार, वो डेरिवेशन यहाँ पे भी है। ग्राफ से मोशन ऑफ इक्वेशन तीनों। भैया वो बता कर रहे हो ना? अरे क्वेश्चन करके दिखा दो बस, मैं वो नहीं बता रहा। इक्वेशन के ऊपर कौन इक्वेशन से रिलेटेड? इसी ग्राफ के बेसिस पे रिव्यू बताया। सबसे टेंशन में केमिस्ट्री मैथ के लिए का मेथड क्या है स्कूल में? आए मेथड स्कूल में आना है, जानो और तब जानो प्रोग्राम है तो फिर क्या करें? फिर क्या बात करो अपनी। चलो फाइंड इधर, फाइंड, अरे इधर से को फाइंड एक्सेलरेशन ऑन OA, AB एंड BC एंड ऑल द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अरे निकाल के दिखाना, जल्दी से नोट डाउन करना आप दोनों। फाइंड एक्सेलरेशन ऑन OA, AB एंड BC एंड डिस्टेंस निकालो, ओवरऑल कितनी ट्रेवल की है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। हाँ तो बाकी निकालो। चलो मैं कर देता हूँ। एक्सटेंशन निकालोगे तो आपको पता है V2 माइनस V1 करोगे तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 कितना है? 10। ये कितना है? 0। टाइम कितना? 10। शुरू में कितना है? 0। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आ रहेगा तो ये +1 में, और ये -1 में, और ये वाला 0। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहां पे वापस लौट के आगे। बाकी बचा कितना? आपको डिस्टेंस चाहिए तो ये एरिया निकाल दो। और ये क्या बन रहा है? एक ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, बिल्कुल, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल ये और ये वाली है तो 10 और 30 तो कितना? 40 इनटू हाइट बिटवीन देम कितनी है? 10 की। कितना 10? बिल्कुल सही है। 4 चंद देरी 10 देरी 10। ठीक है, तो 200 मीटर बिल्कुल सही है। हो गया एक सॉल्व। भाई तक छोटा सा था। समझ आ गई बात? बस समझ आ गई? ट्रेपेजियम लगा दो, काम खत्म। और इसी ट्रेपेजियम के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव होती है। कल तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बस 12 चैप्टर और बचे हैं फिर उसके बाद। जिद तो बोल रहा है भैया कल खत्म हो जाएगा।